बहुत सारे मित्र कहते हैं सभी टीचर इतना ही करते हैं। मेरे मित्र, सभी टीचर इतना इसलिए करते हैं क्योंकि इसके आगे का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, दैट्स आर डिपेंड और वेरियस टाइप्स ऑफ रूल, और उतना रूल आपके माइंड में रहेगा ही नहीं। इसीलिए आसान क्या है, तो सर पहले हम लोग इतना को सीख लेते हैं, इतना से हम लोग नौकरी ले लेते हैं। जब नौकरी हो जाएगा और हम लोग सेटल हो जाएंगे, उसके बाद 30 के आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने बाल बच्चों को आसानी से 30 के आगे की चीज़ को पढ़ा सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश, और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आप में से बहुत सारे मित्रों का लगातार कमेंट आ रहा था कि गुरुजी ये 1:2 2:2 आपने कैसे बता दिया, हम लोग को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद आपका ये समस्या पूरी तरह से जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की, और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि गुरुजी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के अलग अलग कक्षा या उप कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। सरल शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि परमाणु के कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ना हो तो आप सभी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि परमाणु के कक्षा या उप कक्षा में, परमाणु के कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि ये बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम क्या समझते हो या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या समझते हो, तो आप क्या कहेंगे कि परमाणु के कक्षा या फिर उप कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ध्यान में रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसी भी परमाणु का हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला आप कक्षा आधारित लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग 281, 282, 283 इन सब चीज़ की बात करते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, उप कक्षा आधारित, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब सेल बेस्ड कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे, कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत बच्चों को उप कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होती है, इसी को मेनली रूप से हम लोग फोकस करेंगे। ध्यान में रखेंगे कि उप कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं। जो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है सब सेल बेस्ड, और कक्षा को हम लोग सेल कहते हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं वो सेल बेस्ड लिखते हैं। तो आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि परमाणु के कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा उप कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कक्षा आधारित में आप सबों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम लोग कार्बन के कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 4 जाएगा। अगर हम इसी तरह से सोडियम की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि गुरुजी 2 8 1 हो जाता है। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो ये 2 8 3 हो जाता है। ये जो आप 2 8 3 2 8 1 2 4 इस तरह से देख रहे हो, ये किसी भी तत्व का क्या होता है, तो सर कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी ऑक्टेट पूरा करने के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में भरते हैं, यानी कि कक्षा में फिल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उप कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको पहले ये समझना होता है कि उप कक्षा क्या होता है। पहले क्या समझना होता है, उप कक्षा क्या होता है, यानी कि सब सेल क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के कक्षा में अन्य कक्षा भी होती है। परमाणु के कक्षा में अन्य कक्षा होती है या अन्य कक्षा भी होती है, जिसे उप कक्षा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, उप कक्षा कहा जाता है, यानी कि सब सेल कहा जाता है। कोई भी पूछेगा आपसे कि ये बताओ, कक्षा तो तुम आराम से बता दे रहे हो,
कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है वो कक्षा होता है। लेकिन ये उप कक्षा क्या है? तो आप झट से कहेंगे कि जितना कक्षा है ओकरा में वो और अन्य कक्षा होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उप कक्षा, यानी कि सब सेल कहते हैं। सवाल ये है कि गुरुजी कक्षा को तो हम लोग KLMN से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये बताओ कि जो उप कक्षा है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मेरे मित्र यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि जो टोटल उप कक्षा है वो कितने हैं? 4। उप कक्षा टोटल कितने हैं? 4। कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेल, तब आपका आंसर क्या होगा? 4। आप कहेंगे कि गुरुजी ये 4 उप कक्षा कौन कौन से हैं? तो चला जी ध्यान में रखेंगे, ये जो आपका 4 उप कक्षा है ये है आपका S सबसेल, फिर क्या है? तो सर फिर है आपका P सबसेल, फिर क्या है सर? तो सर फिर है आपका D सबसेल और फिर क्या है आपका F सबसेल। यही क्या है? तो सर यही चारों उप कक्षा है। तो आप सभी क्या याद रखेंगे? SPDF क्या है? सबसेल है। तो कोई भी पूछेगा उप कक्षा क्या है, परमाणु के कक्षा में एक और कक्षा होती है जिसे हम लोग उप कक्षा कहते हैं। इसकी टोटल संख्या 4, कौन कौन सा? SPDF। अब सवाल ये है कि गुरुजी कक्षा में भी तो इलेक्ट्रॉन रहता है और उप कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन रहता है, तो किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ये तो आपने हमको कई बार बताया है कि परमाणु के किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। और इस हिसाब से अगर हम लोग पहले कक्षा K की बात करते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 रह सकता है। दूसरे कक्षा L की बात करते हैं इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकता है। तीसरे कक्षा M की बात करते हैं तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो आप कहते हैं 18 रह सकता है। चौथे कक्षा N की बात करते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना रहेगा? 32 रह सकता है। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये तो आपने कई बार बताया है और हम सबों को ये चीज़ मालूम भी है कि 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। कहाँ पे? कक्षा में, जहाँ पे n क्या है? तो आप कहते हैं कक्षा संख्या है। तो इस तरह से तो ये सब चीज़ आप लोगों को याद है, लेकिन समस्या ये है कि किसी एक सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्या इसके लिए कोई फार्मूला है? इसके लिए चला जी कोई फार्मूला नहीं है। बस आपको दिमाग को शांत करके ये ध्यान में रखना होगा कि जहाँ पे भी S सबसेल होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता है। यानी कि सबसेल S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। जो आपका सबसेल P है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 6 रहेगा। सबसेल P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। सबसेल D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 होगा। और सबसेल F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चला जी 14 होगा। तो आप सभी याद रखिएगा कि S उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, P उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, D उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, F उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी भी उप कक्षा में नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, यानी कि S उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा। P में सर आप कहेंगे 6 और D में कितना रहेगा? 10 और F में कितना रहेगा? तो आप कहेंगे 14। सवाल ये है कि गुरुजी परमाणु के किसी एक कक्षा में, परमाणु के किसी एक कक्षा में कितने उप कक्षा हो सकते हैं? तो मेरे मित्र 4 तक तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अगर हम लोग 4 तक परमाणु के कक्षा की बात करेंगे उसमें क्या होगा? तो सर जितना कक्षा संख्या होगा उतना ही सबसेल होगा। आपके मन में आएगा कि अगर 5 हो गया तो भाई मेरे, अगर 5 भी होगा तो क्या होगा? 4 ही सबसेल होगा, यही सबसेल होगा, यानी कि आपका SPDF सबसेल ही होगा। आप कहेंगे सर ये चीज़ हम समझ नहीं पाए। तो मेरे मित्र डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं K कक्षा की, K कक्षा की बात करते हैं तो K आपका क्या है? पहला कक्षा। तो कक्षा संख्या 4 तक आप लोग क्या याद रखेंगे? 4 तक आप लोग याद रखेंगे कि जितना कक्षा संख्या होगा उतना ही उसमें उप कक्षा होगा। 4 के बाद आप कहेंगे सब बराबर है। कैसे? तो 4 गो उप कक्षा है, तो 5वां कक्षा होगा तो उसमें भी 4 उप कक्षा होगा। तो बस आप अपने कंसेप्ट के लिए क्या याद रखेंगे? 4 कक्षा तक के लिए कि जितना कक्षा संख्या होगा उतना ही उसमें उप कक्षा होगा। आप कहिएगा कैसे? तो चला जी K क्या है? पहला कक्षा, इसमें एक K वो उप कक्षा होगा और वो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी वो होगा 1s। क्या होगा? 1s।
ध्यान देंगे, ये 1s क्या बताता है, ये 1s बताता है, ये 1s बताता है ये जो s सबसेल है वो पहले कक्षा का है, जो s सबसेल है वो किसका है, पहले कक्षा का है। ध्यान दीजिए, अगर आपका कक्षा दूसरा हो तो दूसरा कक्षा को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला कि 4 तक हम लोग चलेंगे तो ये मान के चलेंगे कि जितना कक्षा संख्या उतना ही उप कक्षा होगा। तो L जो है इसका कक्षा संख्या कितना है, 2। तो चला जी इसमें उप कक्षा कितना होगा, 2। आप कहिएगा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मेरे मित्र L कक्षा में जो उप कक्षा होंगे उसको हम लोग 2s और 2p से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो s सबसेल है ये दूसरे कक्षा का है और ये जो p सबसेल है ये भी क्या है, तो सर दूसरे कक्षा का है। तो दूसरा कक्षा में कितना सबसेल, आप कहेंगे 2 सबसेल, कौन कौन सा, 2s और 2p। ध्यान देंगे कि तीसरा कक्षा आपका m होगा, तो m में कितना होगा सबसेल सर, आप कहेंगे सर 3 होगा, क्योंकि आपने अभी जस्ट बताया कि 4 तक तो हम लोग मान करके चलेंगे, 4 के बाद कहेंगे सब बराबर है। ध्यान दीजिएगा कि m कक्षा की बात करेंगे इसमें तो सबसेल हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सबसेल 3 गो होगा, कौन कौन सा, 3s 3p और 3d। क्या होगा, 3s 3p और 3d। और चला जी आप सभी यहाँ पे क्या कहेंगे कि गुरुजी 3s का मतलब हुआ कि s सबसेल तीसरे कक्षा का है, 3p का मतलब हुआ कि जो p सबसेल है वो तीसरे कक्षा का है, और 3d का मतलब हुआ कि जो हमारा d सबसेल है वो तीसरे कक्षा का है। इसी तरह अगर हमारा कक्षा संख्या 4 हो यानी कि n कक्षा की बात करें, आप कहेंगे सर इसमें भी क्या होगा, तो सर इसमें 4 उप कक्षा होंगे, क्योंकि 4 तक जितना कक्षा संख्या उतना ही उप कक्षा। तो हम लोग कहेंगे कि इसके उप कक्षा को 4s 4p 4d और 4f से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अगर 5 हो गया कक्षा तब कितना उप कक्षा होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि 4 तक जितना कक्षा संख्या उतना ही उसमें उप कक्षा होगा, लेकिन 4 के बाद जैसे ही आगे आएंगे कहेंगे सब बराबर का है। तो हमारे पास टोटल उप कक्षा तो 4 ही है, हमारे पास टोटल उप कक्षा कितना है, 4 है। तो अगर हम लोग 5वां कक्षा की बात करेंगे, अगर हम लोग 5th सेल की बात करेंगे, इसमें भी जो हमारा सब सेल होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 ही होगा, कौन कौन सा, तो उसको हम लोग 5s 5p 5d और 5f से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर हम छठे की बात करेंगे, आप कहेंगे 4 के बाद सब बराबर है, तो छठा में भी क्या होगा, 4 को सब सेल होगा, रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, 6x 6p 6d 6f से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे, अगर 7 है सर तो 7 में भी 4 होगा, 7s 7p 7d और 7f, 7s 7p 7d 7f। आपको अगर 4 तक याद है ना तो एक कर का कहियो जरूरत तो नहीं पड़ेगा सर, बस आपके कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि 4 तक तो हम लोग ये थ्योरी मान के चलेंगे कि जितना कक्षा उसमें उतना ही उप कक्षा, 4 के बाद सब बराबर। हमारे पास टोटल उप कक्षा 4 है, तो 4 के बाद कुछ हो रही है हमारा कक्षा संख्या, उसमें उप कक्षा कितना होगा, तो सर 4 ही होगा, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे अगर 5 कक्षा है तो उसमें हम लोग सबसेल को 5s 5p 5d 5f से रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्या बताएगा कि जो 5s है ये s सबसेल 5वें कक्षा का है, ये p सबसेल 5वें कक्षा का है, d सबसेल 5वें कक्षा का है, f सबसेल जो है वो 5वें कक्षा का है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि उप कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे जाता है। तो मेरे मित्र सबसे बेसिक चीज़ें जो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग किसी भी तत्व का उप कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये जो उप कक्षा आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 2 रूल पे डिपेंड करता है, पहला ऑफबाउ प्रिंसिपल और दूसरा हुन्स रूल। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्नलिखित में से किस नियम पे आधारित होता है। तो आपके ऑप्शन में ऑफबाउ प्रिंसिपल रहेगा, आप उसको टिक कर देंगे। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अभी लास्ट टाइम में हम लोग को ऑफबाउ प्रिंसिपल और हुन्स रूल में दिमाग खपाना होगा ना। चिल्ला, आपको कहीं पे भी दिमाग खपाने की ज़रूरत ना है और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना है, एकदम सरल शब्दों में चीज़ों को समझ लेना है, काम बन जाएगा।
ऑफबाउ प्रिंसिपल और हुम्स रूल को हम लोग कुछ देर के लिए क्या करते हैं सर, यहाँ से हटा देते हैं और बस एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं अपने कंसेप्ट को और बेहतर करने के लिए। जैसे अभी जस्ट आपने देखा कि अगर पहला कक्षा होगा तो उसमें एक ही सबसेल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1s कहेंगे। अगर दूसरा होगा तो क्या कहिएगा, आप कहेंगे सर 2 गो होगा, 2s और 2p। तीसरा होगा तो आप कहेंगे सर 3s 3p और 3d होगा। चौथा होगा तो 4s 4p 4d और क्या होगा, 4f होगा। और पांचवा होगा तो आप कहेंगे सर 4 के बाद तो सब बराबर है, पांचवा भी होगा तो 5s 5p 5d और 5f लिखेंगे। इसी तरह से छठा होगा तो उतना ही आएगा सर, सातवां होगा तो भी उतना ही आएगा। तो बस ये छोटा सा डायग्राम याद रखिएगा मेरे मित्र, ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरेगा। इसको हम लोग सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, गोला से घेर लेते हैं ताकि ये और ज़्यादा खतरनाक दिखे, आपके दिल में बस जाए सर, ताकि जब भी आप इसको भुलाना चाहो तो सर आप इसको भुला ना पाओ। हमने क्या किया सर, गोला लगा दिया ताकि ये और अच्छा से दिखे सर आपको। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भराएगा, फिर कहाँ जाएगा 2s में, फिर तो सर 2p, उसके बाद 3s में, फिर कहाँ आएगा तो सर 3p और 4s में, फिर तो 3d 4p और 5s में। बस इतना ही याद रखिए ना सर, और इतना तक याद रखने की ज़रूरत भी नहीं, बस आपको कहाँ तक ध्यान में रखना है, तो ये 4s तक ध्यान में रखना है, 3d तक। क्या कहेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भराएगा, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s में, फिर 3d, फिर 4p 5s में। आप कहेंगे सर ये हमारे समझ से परे है, तो चला जी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एगो सीरीज याद रख लीजिएगा, 1s ठीक है, इसके बाद 2s 2p आएगा, 3s 3p आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 3p के बाद हम लोग 3d का गलती नहीं करेंगे, काहे, तो 3p के बाद 4s में भराएगा, तो 3p के बाद हम लोग यहाँ पे 4s लिखेंगे, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा तो सर 3d में भराएगा, तो यहाँ पे हम 3d लिखेंगे। बस सर इतना ही सीक्वेंस आप याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। क्या कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। सर फ्लो में आगे मत बहिएगा, 3p के बाद 3d ना कहिएगा, 3p के बाद 4s कहिएगा, और 4s के बाद 3d कहिएगा। बस ये है आपका कंसेप्ट है सर, इसके आगे आपको कुछ नहीं सोचना है। आप कहेंगे जब इसके आगे कुछ नहीं सोचना है तो कॉन्फ़िगरेशन गुरुजी बना के दिखाइए कि कैसे लिखेंगे। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, मैं आपको पहले समझाने के लिए 2-4 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्योर बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि एक बार आप चीज़ों को अडॉप्ट कर पाए, उसके बाद आपको फास्ट करने का तरीका बताऊंगा। जैसे अगर हम लोग बात करें चला जी हाइड्रोजन की, तो एटॉमिक नंबर कितना 1, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। आप कहेंगे गुरुजी बार बार ये चीज़ मत बोलो, हम लोगों को माइंड में आ गया है। बिल्कुल सही है सर, और बार बार बोलने का मकसद यही था कि एक बार आप अपने मन से कह दो कि गुरुजी हमारे माइंड में आ गया है, अब बस कर दो। तो चला जी एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी के सब सेल में एगो इलेक्ट्रॉन भराएगा। चला जी के सब सेल है तो कैगो, सॉरी के कक्षा है तो कैगो सब सेल होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी के सेल में तो एक के गो सब सेल होगा, और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उप कक्षा के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 1s। अब ध्यान दीजिएगा 1s मतलब ये बता रहा है कि पहला कक्षा का s सब सेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो एक गो है, ये 1s हो गया, 1s1 1s1 ये क्या है, आप कहेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान देना चला। अगर हीलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। आप कहेंगे सर इसमें के सब सेल होगा, सॉरी के सब सेल नहीं होगा, के सेल होगा सर। यहाँ पे भी हमने सब सेल बोल दिया था, माइंड में पूरी तरह से सब सेल आ गया है, परेशान नहीं होइएगा। के क्या है आपका सेल है, कक्षा है, क्या है कक्षा है, और वो भी क्या है पहला कक्षा। इलेक्ट्रॉन कितना भराएगा, आप कहेंगे सर 2, पहला कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भराएगा, इसके पास 2 है ये है, तो लीजिए हम 2 यहाँ पे भर दे रहे हैं। ये तो हुआ कक्षा के आधार पर ना। उप कक्षा के आधार पर क्या होगा, तो आप कहेंगे पहला कक्षा है तो एक के गो सब सेल होगा 1s, तो लीजिए सर 1s हम यहाँ पे लिख दिए।
इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन जाएगा? आप कहिएगा गुरुजी 2 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 1s2 क्या हो गया? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब चला जी आते हैं थोड़ा सा बड़े एटॉमिक नंबर पे, जैसे बात करते हैं किसकी? कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना चला जी? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। क्या कहिएगा कि गुरुजी इसमें तो 2 कक्षा होगा, एक कक्षा K होगा और दूसरा हमारा L होगा। बिल्कुल सर। और ध्यान देंगे कि जो आपका पहला कक्षा है इसमें कई गो सबसेल होगा? आप कहेंगे एगो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1s से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका यहाँ पे दूसरा कक्षा है इसमें कितना होगा सर सबसेल? आप कहेंगे 2 गो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2s से और 2p से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग का काम क्या बचा है? इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना। क्या कहिएगा कि पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो 2 रखाएगा, तो यहाँ पे हम 1s2 कर सकते हैं। ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया। पहले कक्षा का पहला सबसेल जो था वो भरा गया। अब ध्यान देना चला यहाँ पे कि एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? आप कहेंगे 8 रह सकता है गुरुजी, क्योंकि ये दूसरा कक्षा है। लेकिन आपके पास बचा कितना है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास बचा तो है 4 ही, कहे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो पहले कक्षा में चला गया और हमारे पास बटा टोटल 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला जाएगा? दूसरे कक्षा में चला जाएगा। अब ध्यान देना चला कि चूंकि दूसरे कक्षा में 2 गो उप कक्षा है 2s और 2p, तो इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होगा? आप कहेंगे सर अब ये न बताए हैं कि s उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। तो लीजिए सर एकरा पास 4 गो है, तो दूसरे कक्षा के पहले सबसेल s में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? आप कहिएगा 2 भराएगा। अब आपके पास कितना बचा? आप कहेंगे सर 4 गो था, आपने 2 s सबसेल में भर दिया तो 2 गो बचा, तो ई 2 गो जो है वो p सबसेल में चला जाएगा। और चला जी इसी को ना आप 1s2 2s2 2p2 पढ़ते हैं, इसी को ना पढ़ते हैं 1s2 2s2 2p2। बताइए आसान है या ना है? हाँ, जब समझ रहे हैं आपको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ये डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग किसका लेते हैं? एल्युमिनियम का लेते हैं। कुछ बड़ा है सर, तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 13। सवाल ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा? तो पहले कक्षा के आधार पर देख लेते हैं। आप कहेंगे सर इसमें 3 कक्षा K L M। चला जी K में कितना होगा सबसेल? आप कहेंगे 1s। L में कितना होगा? आप कहिएगा 2। कौन कौन सा? 2s और 2p। अब ध्यान देना M में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर M में जो है M तीसरा कक्षा है, तो नियमतः इसमें 3 उप कक्षा होगा। कौन कौन सा? 3s 3p और 3d। सवाल ये है इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा? तो चला जी ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हम बड़ा बड़ा एरो लगा दिए हैं, छोटा छोटा रहेगा तो एडजस्ट होगा। एल्युमिनियम के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? आप कहेंगे सर 2 8 3 तो हम लोग कई बार पढ़े हैं और हम लोगों को मालूम है। चला जी 2 8 3 जब मालूम है तो ध्यान दीजिएगा कि पहले कक्षा में 1 गो सबसेल है और 2 गो इलेक्ट्रॉन एकरा पास है, तो ये एकरा पर ना भरा जाएगा 1s2। अब यहाँ पे 8 गो है, आप क्या कहिएगा कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। 8 गो एकरा पास है तो 2s2 2p6। क्लियर हो गया सर? अब यहाँ पे ये तीसरा है और तीसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या कहेंगे कि पहला तो s सबसेल भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और बच गया 1, तो E1 कहाँ चला जाएगा? इसके तीसरे कक्षा के दूसरे सबसेल p में चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है तो हम लोग 3d को मिटा देंगे और कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ये क्या हो गया सर? ये हो गया एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या हो गया? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और बढ़ा लेते हैं सर, 13 तक तो हमने कर लिया है सर। हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? 15 की बात कर लेते हैं। 15 किसका है? फास्फोरस का। चला जी बताइए कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप कहेंगे 2 8 5। क्या बता रहा है? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में क्या होगा? आप कहेंगे सर 5। कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर पहला कक्षा है तो 1s2 लिख दीजिए। उसके बाद आप कहेंगे 2s2 2p6, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन,
दोनों ही सब सेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर दिया। अब हमारा तीसरा बच रहा है, आप कहेंगे 3s2। अब बच कितना रहा है, तो सर 3 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो कहाँ जाएगा, आप कहिएगा सर तीसरे कक्षा के दूसरे सब सेल P में चला जाएगा। कितना, 3 गो इलेक्ट्रॉन, तो ना हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। किसका कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस का। 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। कोई समस्या, आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं है। तो बेसिक रूल आपका यही होता है। आइए कुछ इस तरह के और भी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, ताकि आपका जो भी इसमें डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। मेरे मित्र, अगर बात करी जाए, किसकी बात करी जाए कि गुरुजी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कक्षा के आधार पर 2 8 7 लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 8 7 जब कह रहे हैं, तो जो आपका 1s2 होगा वो तो भराइल रहेगा सर, 2s2 भी भराया हुआ रहेगा और 2p6 भी भराया हुआ रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3s2 जाएगा और 3p5 जाएगा। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 हो गया सर। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें आर्गन की, किसकी बात करें सर, आर्गन की, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे चला, 2 8 8। ध्यान देना, अगर हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन सब सेल पे लिखने की कोशिश करें तो क्या कहिएगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा। ध्यान देना, यहाँ पे पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन था, तो पहला कक्षा में एक गो सब सेल होगा, s सब सेल भर दिए सर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन था, तो दूसरा कक्षा में 2 गो सब सेल होगा, 2s और 2p, दोनों भरा गया सर। अब ध्यान देंगे, तीसरा में आपका कितना है सर, 8 है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तीसरा कक्षा का जो पहला सब सेल होगा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इसका जो दूसरा सब सेल होगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 हो गया सर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ध्यान से सर, आर्गन तक आपने कर लिया है। अब आर्गन के बाद जो भी आएंगे उसमें बदलाव क्या आएगा और उसको आप नए तरीके से कैसे लिख सकते हो। आर्गन के बाद चला पोटेशियम आएगा 19, तो इसका जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आप कहेंगे सर 18 और 1 इलेक्ट्रॉन 19 होता है। 18 और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है चला, 19 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन भराएगा वो किस में जाएगा, तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आर्गन तक तो 3p6 से आएगा। आर्गन तक कितना होगा, 3p6, तो हम लोग यहाँ पे आर्गन तक लिखेंगे। आर्गन तक लिख दिए, आर्गन तक सेम रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अरे भाई वाह, 18 + 1, तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम लोग यही ना लिखेंगे विन्यास, कि कोई और दूसरा लिखेंगे। आप कहेंगे सर दूसरा तो नहीं लिखेंगे, तो 18 तक तो हमने ये लिख दिया। अब ध्यान देना कि यहाँ पे आर्गन तक हमने 3p6 को फुलफिल कर दिया, और 3p के बाद आपका कौन सा होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 3p के बाद जो है वो हमारा 4s1 होगा। 3p के बाद हमारा क्या होगा, 4s1 होगा। बस आपको यही चीज़ समझना था कि जो आपका पोटेशियम है इसका आर्गन तक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा 3p6 तक। उसके बाद हमने क्या सीखा है कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, ना कि 3d में जाएगा। तो हम लोग पोटेशियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, आर्गन और 4s1। न विश्वास होगा, न संतुष्टि मिलेगा, तो आर्गन तक वाला जो है अगर उतार दो डेक्सी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s1। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 हो गया सर काम तमाम। ये क्या हो गया, तो सर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ध्यान दीजिए, अगर बात की जाएगी किसकी, कैल्शियम की, किसकी बात की जाएगी, कैल्शियम की, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी, आप कहेंगे 20 होगा। मेरे मित्र ये जो 20 है वो 18 प्लस क्या होगा, आप कहेंगे सर 18 + 2 होगा। क्या होगा, 18 + 2। अरे भाई बात 20 है तो अगर 18 + 2 ना लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। चला जी, जब 18 + 2 लिख सकते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन तक तो यही ना विन्यास होगा।
18 इलेक्ट्रॉन तक तो यही विन्यास होगा। मतलब क्या कि 1s2s 2p3s 3p तक 18 तक तो सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 18 तक यह देख यहाँ पे उतार देते हैं। देखिए सर यहाँ पे आपका ये बना हुआ है, चीज़ें आसानी से आपके माइंड में जाए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ऐसे आप सभी समझ गए होंगे, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। चला जी, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 तक क्लियर है। 2 को बच रहा है, कहाँ जाएगा? तो सर 3p के बाद 4s ना लेना है, 3d में ना घुसना है। ये हो जाएगा 4s2। क्या हो जाएगा? 4s2। और मेरे मित्र ये आपका क्या हो गया? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बस आप लोग गलती कहाँ पे करते थे? तो 3p तक तो सेम आते थे, 3p के बाद 3d ले लेते थे, जो कि गलत है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अनुसार 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा और फिर 3d में जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, 21 परमाणु संख्या वाले तत्व स्कैंडियम की, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना चला? 21। तो इसके लिए क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो 18 + 3 होगा, 18 + 3 आर्गन तक सेम रहेगा। तो एकरा हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन, आर्गन को ब्रैकेट में दे दिए, मतलब ये बता रहा है कि आर्गन तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो सेम होगा। आर्गन के बाद इस पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा? आप कहेंगे आर्गन तक p है, एक बाद 4s में आएगा, तो सर ये हो जाएगा 4s2। उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? 3d में जाएंगे, और ये हो जाएगा 4s2 और 3d1। क्या हो जाएगा? 4s2 3d1। आप कहेंगे सर पूरा लिखेंगे, तो पूरा लिखेगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 हो जाएगा। आर्गन तक सेम लिख दीजिएगा, उसके बाद ये दोनों लिख दीजिएगा। ध्यान देंगे, अगर बात करेंगे हम लोग किसकी, बात करेंगे हम लोग परमाणु संख्या 22 के तत्व की, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी परमाणु संख्या 22 वाला जो तत्व होगा उसके लिए आर्गन तक तो सेम ही होगा, आर्गन तक तो सेम ही होगा। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चूंकि 22 है, ये 18 + 4 हो जाएगा। 22 है तो क्या होगा? 18 + 4 होगा, तो आर्गन के बाद 4s2 होगा, और इसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 3d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3d2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग परमाणु संख्या 23 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, 24 का भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र 24 एक्सेप्शन है, जो कि आपका क्रोमियम है। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका क्रोमियम है और साथ ही जो कॉपर है, इस दोनों पे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सेप्शन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, आप सभी इसको नोट करके लिख लेंगे सर, कि जो आपका क्रोमियम है जिसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24, और जो आपका कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल यहाँ पे सर लागू नहीं होता है, ये क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि क्रोमियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से लिखना चाहें, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, तो क्या कहिएगा गुरुजी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 तक देखिएगा सेम होगा, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो 18 + 6 का बन रहा है। तो आप 3p के बाद कहिएगा गुरुजी 4s2 आएगा, 3p के बाद क्या कहिएगा? 4s2 आएगा, और फिर क्या आएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे आपने 4s2 रखा है, और यहाँ पे हमारा बच कितना रहा है? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 18 2 आपका 20 हो गया, और बच रहा है हमारे पास कितना सर? तो बच रहा है हमारे पास, इसका तो 24 है ना, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3d4। हाँ ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24। जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखा है उस हिसाब से तो हमारा ये यहीं तक होगा, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह से नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है सर।
ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका जो सही होता है कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है, तो आर्गन तक तो चला सब में रहेगा सेम। आर्गन के बाद क्या करेगा कि इसके s सबसेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम इसको क्या करेंगे, d में भर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 4s1 और 3d5। ये क्या है आपका क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये एक्सेप्शन होता है, इसको आप सबों को याद रखना होगा सर, इसमें कोई अलग से रूल वगैरह नहीं है। तो 1 से लेकर के 30 तक करेंगे तो आप सिर्फ याद रख लेंगे कि क्रोमियम और कॉपर पे ये चीज़ लागू नहीं होता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कॉपर की चेला जी, तो 29 होता है एटॉमिक नंबर। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग अपने नियम के हिसाब से, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है सर। 18 तक हम भर दिए, ये क्या है सर, तो 18 + 11 8 1 9 1 1 2 तब ना 29। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 4s2 और फिर 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, हमारे पास बच कितना रहा है, तो गुरुजी 9 बच रहा है। तो 9 बच रहा है तो आप उसको क्या कीजिएगा, तो सर 3d9 कर दीजिएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे आर्गन तक गुरुजी सेम रहेगा। आर्गन के बाद क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर्गन के बाद जो है हम लोग यहाँ से भी इस s सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के d सबसेल में भर देंगे, तो ये हो जाएगा 4s1 और 3d10। क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d10, ये आपका क्या होगा, तो सर ये कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो बस आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि क्रोमियम और कॉपर के लिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो हमारा s सबसेल होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम d में भर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा और सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को आ जाएगा। मेरे मित्र, इसी तरीके से आप 30 तक आसानी से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी एक बार Fe का कर दो, 26 का कर दो, तो चला जी बड़ा ही सिंपल है, 18 + 8 18 तक तो सेम होगा। आप कहिएगा आर्गन का लिख दीजिए और फिर क्या कहिएगा कि गुरुजी 4s2 और फिर क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन भराया है और 3d6, तो ना हो जाएगा चला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s2 3d6 बताओ कहीं पे याद करने का जरूरत है? तो मेरे मित्र बस और बस 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्रम में एक महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखेंगे, 2 नहीं, कि क्रोमियम और कॉपर जो है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। बस यहाँ पे s सबसेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हमको d सबसेल में भर देना है। बाकी 1 से लेकर के 30 तक जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसके लिए बस आप ये क्रम याद रखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में और 3p के बाद 4s में और फिर 3d में आपका काम बन जाएगा। तो मेरे मित्र, अगर आपने इस सेशन को बारीकी से समझने की कोशिश करा है तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आंख बंद किए हुए आसानी से बता सकते हैं। बहुत सारे मित्र उंगली उठाएंगे कि गुरुजी 1 से लेकर के 30 तक ही हर एक टीचर बताते हैं। मेरे मित्र, सभी टीचर इतना इसलिए करते हैं क्योंकि इसके आगे का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करते हैं दैट्स आर डिपेंड और वेरियस टाइप्स ऑफ रूल, और उतना रूल आपके माइंड में रहेगा ही नहीं। इसीलिए आसान क्या है, तो सर पहले हम लोग इतना को सीख लेते हैं, इतना से हम लोग नौकरी ले लेते हैं। जब नौकरी हो जाएगा और हम लोग सेटल हो जाएंगे उसके बाद 30 के आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने बाल बच्चों को आसानी से 30 के आगे की चीज़ को पढ़ा सकें। बहरहाल उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि जितने भी चीज़ थी और जितने भी कंसेप्ट थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब आप 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कक्षा के आधार पे हो या फिर उप कक्षा के आधार पे हो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।